हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रैक किसना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताऊंगा। मतलब मैं दिल्ली सल्तनत का आपको बैकग्राउंड पहले समझाऊंगा। आपने बहुत सी दिल्ली सल्तनत के ऊपर वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उसमें आपको बैकग्राउंड नहीं समझाया होगा। डायरेक्ट उसमें जो डायनेस्टीज है, वंश है, उससे आपको समझाना शुरू कर दिया होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट पहले नहीं समझाऊंगा, पहले उसके बैकग्राउंड को समझाऊंगा, फिर जो उनकी डायनेस्टीज आई उनको समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इस वीडियो में मैं सिर्फ दो लोगों के बारे में बताऊंगा जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ये दोनों के बारे में इस वीडियो को बनाया जा रहा है क्योंकि स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत इन्हीं दोनों से होती है। तो आगे की वीडियो में आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा, और वीडियो के आखिर में इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, और वो क्वेश्चंस के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने पड़ेंगे। अगर आपको वो क्वेश्चंस के आंसर बन गए तो इसका मतलब समझना कि आपने ये वीडियो देखा, तो आपके लिए वीडियो सक्सेसफुल रही देखना। क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस आखिर में पूछूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और वही एग्जाम में आते हैं। और अगर आपको नहीं आए वो क्वेश्चंस के आंसर, तो आपको एक बार और वीडियो देखने का कष्ट उठाना पड़ेगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आपको फिर से वीडियो ना देखनी पड़े, एक ही बार में आप बिना स्किप करे पूरी वीडियो को देखना। तो आपको ज़रूर से वो आखिरी के क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में वो आपके हेल्पफुल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पहले बैकग्राउंड। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 712 से। हाँ, मैं जानता हूँ दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 से होती है, लेकिन मैं अभी बैकग्राउंड आपको समझा रहा हूँ। तो 712 AD को पहला मुस्लिम शासक आता है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों, इसका नाम याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में भारत पे आक्रमण करता है और ये पहला मुसलमान रहता है। ये आपको याद रखने वाली बात है। तो ये क्या करता है कि सिंध प्रांत को ये अपने कब्जे में ले लेता है। तो बाद में जो सिंध प्रांत है वो उमैयद खिलाफत को मिल जाता है। तो इधर से शुरू हुई दोस्तों। अब मोहम्मद बिन कासिम के बाद पहला तुर्की शासक आता है जिसका नाम है महमूद गजनवी। दोस्तों, महमूद गजनवी भारत आता है 919 AD में, और जो कि 1013 AD तक भारत में रहता है। एक्चुअली में वो भारत में कब्जा करने नहीं आया था। महमूद गजनवी जो था, उसको कहीं से पता चला था कि हिंदुओं के मंदिर में बहुत सारा धन छुपा हुआ है। तो महमूद गजनवी ने 17 बार भारत में आक्रमण किया था, और उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण दोस्तों सोमनाथ का हिंदू मंदिर था। तो ये आपको याद रखने की बात है कि 17 बार आक्रमण किया था। मैं इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं महमूद गजनवी के जो 17 आक्रमण हुए हैं वो बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह 17 आक्रमण हुए। अभी फिलहाल इस वीडियो में मुझे दिल्ली सल्तनत को कवर करना है, तो मैं आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड को समझा रहा हूँ ताकि आप आगे क्लियर समझ सके दिल्ली सल्तनत को। फिर आगे चलें तो फिर दूसरा तुर्की शासक आता है जिसका नाम था दोस्तों मोहम्मद गौरी। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर हम मोहम्मद गौरी को देखें तो मोहम्मद ही गौरी एक ऐसा शासक है जिसने जो मुस्लिम शासक है उनकी नींव रखी। दोस्तों, अब मैं मोहम्मद गौरी का आपको टाइम पीरियड बताता हूँ। मोहम्मद गौरी 1175 में आया रहा दोस्तों, 1175 में, जो कि वो 1206 तक था। अब ये आखिरी का जो मैंने आपको ईयर बताया 1206, इसको रिमार्क करके रखिए दोस्तों, क्योंकि मैं अभी जो आगे वीडियो आएगी उसमें मैं आपको अभी इस बारे में बताऊंगा 1206 को मैंने क्यों आपको रिमार्क करने को बोला। तो ये जो टाइम पीरियड थे मोहम्मद गौरी का था। तो जो मोहम्मद गौरी था, ये अपने टाइम पीरियड में दो फेमस बैटल्स लड़ा था। पहली फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो कि 1191 में लड़ी थी, और सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन जो कि एक साल बाद उसके 1192 में। ये दोनों जो बैटल थी दोस्तों, ये दोनों बैटल जो दोनों लड़ाइयाँ थी वो पृथ्वीराज चौहान के साथ ही लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी की। पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी हार गया था, लेकिन दूसरी लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। जो पृथ्वीराज चौहान को उसने हराया, उधर ही से इसका वर्चस्व बढ़ा और मुस्लिम शासकों की नींव रखी पूरे हिंदुस्तान में। देखिए दोस्तों, अब आगे चल के जो मोहम्मद गौरी ने जो पृथ्वीराज चौहान को हरा के जितने भी उसके प्रांत थे, उसके जो प्रोविंस थे, उनको अपने अंडर में ले लिया था। और वो जो छोटे छोटे प्रोविंस को उसने अपने अंडर में लिया था, उसी से उसने अपना एक एम्पायर बना दिया था दोस्तों।
है ना, जिसको दिल्ली सल्तनत नाम दिया गया। बाद में देखिए मैं आपको एक क्लियर बता दूं, मोहम्मद गौरी जब आया उसका इंटेंशन ये नहीं था कि वो भारत पे राज करेगा, भारत में ही रहेगा, नहीं, वो सिर्फ भारत में लड़ाई करने आया रहा, लूट करने आया रहा और वापस वो चले गया। तो वो भारत में जो अपना एक एम्पायर खड़ा करके गया था, उसमें उसने अपने स्लेव्स को बैठाया। देखिए अब मैं स्लेव्स को बता रहा हूँ, स्लेव्स क्योंकि पहली डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, वो स्लेव डायनेस्टी है दोस्तों, जो गुलाम वंश है दोस्तों, वो 1206 से 1290 एडी तक था। ये याद रखने की बात है, ये टाइम पीरियड में आपको बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको दिल्ली सल्तनत के वंशों के बारे में बता दूं, कौन कौन से 5 वंश आए थे। पहला था स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश, दूसरी थी खिलजी डायनेस्टी खिलजी वंश, तीसरी थी तुगलक डायनेस्टी तुगलक वंश, चौथी थी दोस्तों सैयद डायनेस्टी सैयद वंश, और पांचवी और आखिरी डायनेस्टी थी दोस्तों लोधी डायनेस्टी लोधी वंश। ये जो 5 वंश थे, यही 5 वंश पूरे दिल्ली सल्तनत में राज करे। दोस्तों अब हम आते हैं पहली डायनेस्टी में, जिसका नाम है स्लेव डायनेस्टी। मैंने आपको इसका टाइम पीरियड बता दिया, 1206 से 1290 एडी तक। अब इसके जो पहले शासक थे दोस्तों, पहला रूलर, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको उसका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बता दूं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये मालूम पड़ता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू से ही गुलाम था, स्लेव था। उसको एक काजी के द्वारा तुर्कमेनिस्तान में खरीदा गया। फिर वो जो काजी ने उसको खरीदा था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उसको अपने लड़के के साथ ही रखता था। जब काजी की मृत्यु हुई तो वो उसके लड़के ने, काजी के लड़के ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी को बेच दिया, और जो जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था वो मोहम्मद गौरी के पास उसको लेके गया। तो इस हिसाब से मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। अब जहाँ भी मोहम्मद गौरी जाता, कुतुबुद्दीन ऐबक को साथ में लेके जाता। जो मोहम्मद गौरी था वो उससे बहुत ही प्रभावित हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक से, तो उसने धीरे धीरे करके कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी मिलिट्री का कमांडर बना दिया, अपनी आर्मी का कमांडर बना दिया। बाद में उसको आमिर खुर बना दिया। आमिर खुर दोस्तों क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। आमिर खुर का मतलब होता है मास्टर ऑफ स्टेबल्स। स्टेबल्स मतलब अस्तबल, जहाँ पर घोड़ों, समझ लीजिए घोड़ों का मालिक। आप जान सकते हैं कि उस समय तोप गन्स ये सब नहीं होती थी, जो होते रहे वो थे उनके जानवर, हाथी घोड़े, है ना, यही उनकी एक ताकत हुआ करती थी, और मेन ताकत घोड़े होते थे। इसलिए सोच सकते हैं आपकी इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट, आमिर खुर की पोस्ट मोहम्मद गौरी ने किसको दे दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब आगे जब सेकंड बैटल ऑफ टेरेन हुई रही, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने, उस समय भी कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत बड़ा योगदान था उसमें। तो इस हिसाब से उसने अपनी एक अच्छी छवि बना ली रही, एक अच्छी इमेज बना ली थी मोहम्मद गौरी के सामने। तो मोहम्मद गौरी ने पूरी दिल्ली का कारोबार कुतुबुद्दीन ऐबक को संभाल के वो वापस अपने जगह चले गए जहाँ से वो आए थे। अब जो गुलाम वंश है, स्लेव डायनेस्टी, उसकी नींव रखी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो स्लेव डायनेस्टी का दोस्तों फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और स्लेव डायनेस्टी कब बनी? 1206 में। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आखिरी ईयर रिमार्क करके रखना, वो कौन सा था दोस्तों? 1206। तो 1206 के बारे में मैं अब आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1206 को मैंने इसलिए रिमार्क करवाया क्योंकि 1206 से स्लेव डायनेस्टी शुरू होती है और दिल्ली सल्तनत का भी काल 1206 एडी से शुरू होता है। जैसे ही मोहम्मद गौरी भारत से चले गए, उसी दौरान दिल्ली सल्तनत का आरंभ होता है और पहला वंश रहता है स्लेव डायनेस्टी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने आपको उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री बताई। अब उसके बारे में आपको थोड़ी और जानकारी दे दूं। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको थोड़ी और बातें बताऊं तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो बहुत ही केपेबल रूलर था, यानी उसमें एक क्षमता थी दोस्तों कि अपने राज्य को कैसे आगे बढ़ाना है, किन कार्यों में सफलता हासिल करनी है, वो ये सब में मास्टर था। क्योंकि वो मोहम्मद गौरी के साथ रह चुका था, उसने बहुत सारे ऐसे गुण थे जो मोहम्मद गौरी से सीखा था उसने। तो वही चीज़ें वो अपने एम्पायर, अपने रीजन में अप्लाई करता था। तो उसी के कारण उसको लोग जानने पहचानने लगे, लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, उसकी बातें मानने लगे। तो इस हिसाब से वो एक सक्सेसफुल रूलर कहलाने लगा। लेकिन कहते हैं ना, हिस्ट्री में जो अच्छे लोग हैं वो बहुत ही कम समय के लिए थे। तो ठीक कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भी ऐसे ही हुआ। सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल ही राज कर पाया और 1210 में उसकी मृत्यु हो गई पोलो खेल के दौरान। पोलो, आपको पता होगा पोलो क्या गेम होता है? घोड़े के ऊपर बैठ के हॉकी टाइप से खेलना, उसको पोलो बोलते दोस्तों।
या हिंदी में पोलो को बोले चौगन, चौगन या पोलो खेलते दौरान उसकी मृत्यु हो गई। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन दोस्तों फंसता है कि किस राजा की मृत्यु पोलो या चौगन खेलने के दौरान हुई, तो वो है दोस्तों कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, और 1210 में मृत्यु हो गई। देखिए एक दो बात और मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दूं कि आपने कुतुब मीनार का नाम सुना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कुतुब मीनार का नाम मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा बनवाया। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया लेकिन पूरा नहीं बनवा पाया रहा उसने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, मतलब सिर्फ काम करना शुरू करवाया था, लेकिन काम होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस हिसाब से कुतुब मीनार का पूरा काम आगे मैं आपको बताऊंगा किसने करवाया था। अगर आपको पता है अभी तो आप इसको कमेंट में बताओ कि कुतुब मीनार का पूरा काम किसने करवाया। अब आप सोच रहे होंगे कि कुतुब मीनार जो नाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर रखा गया से लिया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कुतुब मीनार जो है वो खुद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, उनके सम्मान में, उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? उसका टाइम पीरियड 1206 से 1210 तक था। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट रूलर आते हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश। अब मैं आपको बता दूं इनका जो टाइम पीरियड है वो 1211 से 1211 से लेकर 1236 1236 AD तक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1210 में तो कुतुबुद्दीन खत्म हो गया यार, तो ये 1211 से इल्तुतमिश कहाँ से आ गई? वो एक साल में कौन था? तो मैं आपको बता दूं जो 1210 और 1211 के बीच में जो एक साल बच रहा है उसमें आराम शाह थे दोस्तों। अब आराम शाह कौन है वो मैं आपको बता दूं। आराम शाह यानी अभी तक रिकॉर्ड नहीं मिला है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या लगते थे। अगर आपने एक बुक का नाम सुना होगा मिनहाज उल सिराज, तो उसमें क्या बताया गया दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनकी सिर्फ 3 लड़कियां थी और एक भी बेटा नहीं था। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का आराम शाह था इसलिए उसने 1 साल राज किया। लेकिन अबुल फजल आपको पता होगा कौन है? पता है ना अबुल फजल कौन है? अगर आपको पता है अबुल फजल कौन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन से शासन, कौन से राजा के समय का था, और वो जो बादशाह था वो उसके 9 रत्नों में भी शामिल था वो अबुल फजल। तो अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन है अबुल फजल। तो अबुल फजल ने भी बताया कि जो आराम शाह है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई था, छोटा भाई। तो अभी तक कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं आया है कि आराम शाह से क्या रिलेशन है कुतुबुद्दीन ऐबक का, बट हम ये मान के चलते कि आराम शाह ने रूल किया 1 साल, और ये फैक्ट है रूल किया उसने 1 साल नहीं, एक्चुअली में 8 महीने रूल किया था उसने। 8 महीने रहा, लेकिन वो कुछ उतना खास नहीं कर पाया। वो अपने नाम के ही तरह था आराम, मतलब वो आराम से रहता था, सब चीज़ आराम से करता था, इसलिए वहाँ की प्रजा भी उसकी ना बातें सुनती थी, ना उसके जो ऑफिशियल्स थे वो भी उसकी बातें नहीं सुनते थे। तो उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाने लगे, तो इल्तुतमिश के द्वारा उसको मार दिया गया और इल्तुतमिश ने अपना रूल चालू किया 1211 से लेकर 1236 तक। तो अब इल्तुतमिश की एंट्री होती है। अब देखते हैं कि इल्तुतमिश कौन था। देखिए इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश भी कोई अलग नहीं था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही स्लेव था, गुलाम था, जिसने उस आराम शाह को डिथ्रोन कर दिया, अलग कर दिया और खुद रूलर बन गया। दोस्तों अब हम बात करें कि असली मायने में गुलाम वंश की स्थापना किसने की, हु इज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, वो है दोस्तों इल्तुतमिश। जी हाँ, इल्तुतमिश। आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, मैंने ही बताया, लेकिन अब मैं ही बोल रहा हूँ कि रियल फाउंडर इल्तुतमिश था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर है, ये मैं नहीं इनकार कर रहा हूँ, लेकिन अगर स्लेव डायनेस्टी को पहचान मिली पूरी दुनिया भर में, जबकि जो खलीफास थे उधर तक स्लेव डायनेस्टी का नाम गया, तो वो इल्तुतमिश की वजह से ही गया रहा दोस्तों। इल्तुतमिश बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूलर है दोस्तों स्लेव डायनेस्टी का। जैसे अगर हम मुगल्स की बात करें तो मुगल का नाम लेते ही पहले दिमाग में एक बादशाह का नाम आता है, वो है अकबर, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो भाई उसने काम वैसे किए हैं कि उसका नाम हुआ है। तो ऐसे ही अगर हम स्लेव डायनेस्टी का नाम लें, अगर हम टॉप पे अगर इल्तुतमिश को रखते हैं तो इसमें गलत नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको उसके काम बताऊंगा, उसने क्या क्या चुनौतियों को झेला, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी।
दोस्तों अब हम इल्तुतमिश के कार्यों की बात करते हैं, क्या क्या उसने काम किए। तो पहला तो उसने एक इंट्रोड्यूस किया सिल्वर कॉइन्स को। सिल्वर कॉइन्स को उस समय बोलते रहे दोस्तों टंक बोलते थे, आप नीचे देख सकते हैं स्पेलिंग, टंक बोलते थे। और कॉपर कॉइन्स, तांबे के सिक्के, उनको बोलते रहे जीतल। इन दोनों सिक्कों को उसने इंट्रोड्यूस किया अपने अंपायर में। और बहुत सारे उसने रिफॉर्म्स लाए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी आर्मी में, मिलिट्री में। बहुत सारे ऐसे गुड रिफॉर्म्स लाए जिससे उनकी प्रोग्रेस हुई, अच्छी प्रगति हुई उससे। और अपने जो एम्पायर की, जो उसके रीजन की इकोनॉमी थी, उसको भी अच्छे से उसने बैलेंस करके रखा। इसलिए उसको बहुत सम्मान मिलता था अपनी जनता से। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आपने चालीसा का नाम सुना होगा। तो चालीसा कौन है? ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स। गुलामी थे, लेकिन जो बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पीएम है तो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि पीएम है हमारे इल्तुतमिश और जो उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो चालीसा थे दोस्तों, ग्रुप ऑफ 40 मेंबर्स। ये नोबल ऑफिशियल्स थे दोस्तों। इनको क्रिएट करने का ये मकसद था उसका कि जो उसके रीजन में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, इन सब पे ध्यान तो एक आदमी भी दे नहीं सकती। इसलिए उसने फॉर्मेशन किया चालीसा का, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसको। फिर आगे देखें तो मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि कुतुब मीनार का कार्य पूरा किसने करवाया। तो वो है दोस्तों इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने पूरा कुतुब मीनार का काम कंप्लीट करवाया था अपने काल में। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में अगर ये पूछा जाए कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो उसमें अगर शमशुद्दीन इल्तुतमिश लिखा है या कुतुबुद्दीन ऐबक लिखा है, दोनों ही आए, तो आपको इल्तुतमिश में ही टिक लगाना है, इल्तुतमिश को ही लिख के आना है, क्योंकि बनवाना शुरू उसने करवाया लेकिन कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि किसने शुरू करवाया बनवाना कुतुब मीनार को, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता ही होगा। फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इल्तुतमिश को। अब दोस्तों मैं आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इल्तुतमिश को फेस करनी पड़ी। पहली प्रॉब्लम है ताजुद्दीन याल्दोस, जो कि किरमान का गवर्नर था। दूसरा नसरुद्दीन कुबाचा, वो मुल्तान का रूलर था। तीसरा नवाब ऑफ बंगाल में भी बहुत सारे नवाब थे उस समय। फिर चौथा राजपूत थे। पांचवा दोस्तों मंगोल्स। देखिए मंगोल्स, अगर हम बोलते हैं मंगोलों के बारे में तो एक नाम याद आता है, वो है चंगेज़ खान। चंगेज़ खान जैसों के आक्रमण से इल्तुतमिश ने अपने राज्य को बचाया। पूरी दिल्ली थी, जो उसकी दिल्ली सल्तनत का जो राज्य था इल्तुतमिश का, उसने उससे बचाया। किससे? चंगेज़ खान से। क्योंकि चंगेज़ खान की जो आर्मी थी वो इंडस रिवर, सिंधु नदी के किनारे आकर खड़ी हो चुकी थी लड़ाई के लिए, लेकिन तभी इल्तुतमिश ने उनसे सुलह की और आक्रमण से बचाया हम अपने राज्य को। तो आप सोच सकते हैं कि चंगेज़ खान जो पूरी दुनिया में इतनी तबाही मचा चुका था, तो इतनी सारी जगह को अपने कब्जे में कर चुका था, इतने सारे राजाओं को उसने हरा चुका था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसके आक्रमण से अपने राज्य को बचा के रखा। तो उसमें कुछ ना कुछ तो कैपेबिलिटी होगी दोस्तों, तभी इतने बड़े योद्धा को वो सामना कर पाए दोस्तों। और इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी उसने अपने राज्य को टूटने नहीं दिया। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि दिल्ली को कैपिटल जो है कौन ने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। लाहौर को छोड़ के दिल्ली को कैपिटल इल्तुतमिश ने बनाया। बहुत सारे रूलर्स थे जो लाहौर को अपना कैपिटल समझ रहे थे, राजधानी बनाना चाहते थे, लेकिन उसने दिल्ली को चुना, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल सेंटर में। आज भी आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो आप दिल्ली को देखिए, बिल्कुल सेंटर में है इंडिया के, इसलिए उसने दिल्ली को चुना। और दोस्तों आखिरी में इल्तुतमिश के बारे में बताऊं तो इल्तुतमिश ने अपने 15 साल कंप्लीट करे रहे अपने रीजन में। उसने 15 साल तक शासन किया था अपने राज्य में, और 1236 एडी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उसके ही बेटा रुकनुद्दीन आता है, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाता, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए रहता है। लेकिन उस इल्तुतमिश की जो बेटी रहती है रज़िया सुल्तान, अब नेक्स्ट वीडियो में हम रज़िया सुल्तान के बारे में जानेंगे कि कौन थी रज़िया सुल्तान और कैसे वो एक लौती ऐसी मुस्लिम महिला थी जो पूरी दिल्ली सल्तनत में राज करी। उसमें क्या ऐसी पावर्स थी, क्या कैपेबिलिटीज़ थी कि जिसकी वजह से उसको पूरा नाम मिला, बहुत पहचान मिली। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में आपको समझाया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में,
और दिल्ली सल्तनत का जो बैकग्राउंड था वो आपको समझाया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, अगर आपको वो क्वेश्चंस के आंसर बने तो समझ जाना आपका ये वीडियो देखना सक्सेसफुल था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का निर्माण मतलब कुतुब मीनार बनवाना किसने शुरू करवाया था ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, किस शासक की मृत्यु पोलो खेलने से हुई थी ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन, पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था जिसने भारत में आक्रमण किया था दोस्तों 712 एडी में। मैं आपको ईयर भी बता दिया 712 एडी, नाम आपको बताना कौन था। और आखिरी क्वेश्चन ये कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हैं, उनके पूरे नाम मेरे को आप बताइए लिख के। तो ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि कैसी थी वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।